नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हमारी जो आदरणीय वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी को अपना बजट पेश करने वाली हैं। तो एज ए एस्पिरेंट और एस्पिरेंट नहीं भी हैं तो भी जो है भारतीय नागरिक होने के नाते हमें ये जानना चाहिए कि आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ताकि हम आने वाले समय में हम अपनी भी नीतियां बना सकें। किस तरीके से जो है आय करना है और किस तरीके से व्यय करना है, कितनी सेविंग करनी है और क्या करना है। तो चलिए बजट के प्रावधान को देखेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए उपलब्ध हो सके। चलिए बढ़ते हैं चर्चा की ओर। जैसा कि ये देख रहे होंगे, निर्मला सीतारमण जी हलवा सेरेमनी से लौटते हुए जो है मुस्कुराते हुए फ़ोटो सेशन हुआ है। और इसमें जो है हम देखेंगे कौन कौन से प्रमुख बिंदु हो सकते हैं, जैसे बजट क्या है, इसके लाने के उद्देश्य क्या हैं, इसमें जो लाने के चरण क्या क्या होते हैं, मोशंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आदि आदि हम लोग देखेंगे। तो चलिए उसके घटक देखेंगे, कंपोनेंट देखेंगे, घाटा देखेंगे क्या क्या होता है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और बजट जो है ये जो है फ्रांसीसी शब्द बुजट से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। हुआ क्या था कि 1937 का समय था, 1737 का समय था, ठीक है। तो रॉबर्ट वाल पोल साहब थे इंग्लैंड में, वो जो है बजट तैयार किए। और जब बजट तैयार किए तो पेपर जो है बहुत सारा हो गया, तो उसको रखते नहीं बन रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि चमड़े के थैले में उसे भर दिया और संसद में पेश हुए वहाँ के, ठीक है। तो वहीं से इसका अर्थ पड़ा है। बजट शब्द भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया है। बजट जो शब्द संविधान में लिखा गया है उसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण मिलता है हमें। तो बजट जो है या वार्षिक वित्तीय विवरण जो है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, ये आप जरूर बताइएगा। बजट एक निश्चित अवधि में सरकार के आय व व्यय का अनुमानित ब्यौरा होता है। यानी एक जो है निश्चित अवधि होगी, चाहे वो 1 महीना हो, 1 साल हो, ठीक है। तो उसके लिए जो है उस अवधि के दौरान क्या आप आय कर रहे हैं और क्या व्यय कर रहे हैं, उसका एक ब्यौरा होता है, अनुमानित ब्यौरा होता है। बजट आपका भी हो सकता है और सरकार का भी हो सकता है। आप कोई भी पार्टी कर रहे हैं या कोई भी फंक्शन कर रहे हैं या कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो वो भी उसमें भी बजट होता है कि कहाँ से पैसे आएंगे और कितने रुपए में हम प्रोग्राम करेंगे या जो भी है, एनीवे, ठीक है। सरकारी बजट का अर्थ क्या होता है? वित्त विवरण होता है, 1 वर्ष की अवधि में राजस्व और व्यय का पूर्वानुमान होता है। सरकारी बजट सरकार के प्रस्तावित राजस्व और व्यय को प्रस्तुत करने वाला दस्तावेज होता है। इसका महत्व देखें तो क्या होता है, देश की आर्थिक नीतियों को आकार देने, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने और संसाधनों के कुशल आवंटन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बजट के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो क्या होते हैं? तो संसाधनों का आवंटन, चूँकि आप जो संसाधन है वो सीमित है और मनुष्य की जो है भौतिकवादी प्रवृत्ति जो है बढ़ती जा रही है, तो उसकी इच्छाएं अनंत है। तो संसाधनों का आवंटन इस प्रकार हो ताकि सभी लोगों तक जो है उसकी क्षमता के अनुसार जो है पहुंच हो सके। दूसरा होता है विकास को प्रोत्साहित करना।
ठीक है, ताकि भारत जो है विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सके और 2047 का जो विजन है विकसित भारत करने का लक्ष्य वो हम प्राप्त कर सकें, इसलिए भी बजट लाया जाएगा। आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, ताकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, बहुत ज़्यादा और इन्फ्लेशन के साथ साथ डिफ्लेशन ना हो, तो ये चीज़ बनाए रखना उसकी भी जिम्मेदारी होती है, उसका भी एक प्रमुख बिंदु होता है बजट लाने का। पर्यावरण प्रबंधन करना, तो देखते होंगे आजकल जो है हरित गैस प्रभाव जो है बहुत ही चरम दशा में है। कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है, तो ऐसे में सरकार भी अपने यहाँ जो है पर्यावरण प्रबंधन के लिए भी बजट लाती है। आय पुनर्वितरण प्रोत्साहन, कि आय का जो है किस प्रकार से पुनर्वितरण किया जाए। गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत आपको याद होगा। गांधी जी कहते थे कि अमीर लोगों को उतना ही धन रखना चाहिए जितना जो है उन्हें आवश्यकता हो, बाकी गरीबों में बांट देना चाहिए। और हमारा जो भारत की राज्य व्यवस्था है उसमें समाजवादी जो है राज्य व्यवस्था है, तो समाजवादी के तहत जो है आय का पुनर्वितरण करना पड़ेगा। निवेश को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं लोगों तक पहुँचे, सामाजिक और राजनीतिक प्राथमिकताएं तय की जाए, ऋण प्रबंधन किया जाए, यानी कोविड के समय में देखा होगा आप लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा ऋण लिया था, तो उसका भी प्रबंधन किया जाए ताकि बजट डेफिसिट ना हो। मुद्रास्फीति नियंत्रण किया जा सके, यानी वस्तुओं का दाम जो है बहुत ज़्यादा आसमान न छुए, उसको कंट्रोल किया जाए। तो मुद्रास्फीति नियंत्रण का लक्ष्य क्या रखा गया है वो लोग ये जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। क्षेत्रीय आवंटन किया जा सके, ये सब प्रमुख उद्देश्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 जो है केंद्र में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान करता है, और राज्यों में वहीं राज्यों में आर्टिकल 202 के तहत राज्यों में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान करता है। भारत में जो है पहला बजट जो है किसने पेश किया था, तो जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को पेश किया था। ठीक है, और स्वतंत्र भारत में सबसे पहला बजट जो है आर.के. सरमुखम शेट्टी ने पेश किया था, जो कि साउथ से बिलोंग करते थे। और उस समय जो है 26 नवंबर 1947 को जब पेश किया था 47 को, तो वो क्या बजट जो है लीक हो गया था, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और पहला डिजिटल बजट जो है 2021-2022 में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था, पेपरलेस बजट। अब बजट में होता क्या है, तो बजट में 3 वर्षों का लेखा जोखा होता है। आगामी वित्त वर्ष का आय व व्यय का अनुमानित ब्यौरा होता है, जैसे 2025 और 2026 में कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पर पैसा जाएगा, आय और व्यय कितना होगा, ये अनुमान लगाया जाता है। चालू वित्त वर्ष का संशोधित अनुमान रहता है, जैसे 2024-25 में ये अनुमान लगाया गया होगा, तो उसमें जो कुछ संशोधन हुआ तो वो अनुमान रहता है। पिछले वित्त वर्ष का वास्तविक अनुमान रहता है, यानी 2023 और 24 का जो वास्तविक वास्तविक जो बजट था उसका अनुमान रहता है। बजट जो है फरवरी महीने के पहले कार्य दिवस में शुरू किया जाता है, और 2017-18 से ये प्रावधान शुरू किया गया है। पहले जो है फरवरी के लास्ट वीक में जो है बजट पेश किया जाता था, और शाम को 5 बजे 5 PM पर पेश किया जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था कि 5 PM जो है इंग्लैंड में जो है दिन लेट में होता है, चूँकि आप लोगों को पता होगा कि ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, हम लोग ईस्ट में, भारत जो है ईस्ट में लाई करता है, तो जब ईस्ट में लाई करता है तो यहाँ पर
सूर्य जो है पहले निकल आता है। देशांतर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, और इंग्लैंड में बाद में। तो यहाँ पर जब इंग्लैंड में जब संसद चलती है तो उस समय यहाँ पर 5 बज जाता था, तो इसलिए पहले जो है 5 बजे शाम को बजट पेश किया जाता था। अब जो है 11 बजे सुबह पेश किया जाता है। ठीक है, तो बहरहाल छोड़िए इन सब बातों को, आगे बढ़ते हैं। 2017-18 में रेल बजट जो है आम बजट में सम्मिलित हो गया। 2017-18 में रेल बजट आम बजट में सम्मिलित होने से पहले क्या था कि 1920 और 21 का समय था। एकवर्थ कमेटी की सिफारिश थी कि रेल बजट को आम बजट से अलग किया जाए। तो रेल बजट अलग हो एंड आम बजट अलग हो। ठीक है, वर्ष 1924 और 25 का समय आता है, ये दोनों जो है अलग कर दिया जाता है। रेल बजट और आम बजट अलग कर दिया जाता है। फिर जब 2017 और 18 का समय आता है तो ये जो है एक हो जाता है। बजट निर्माण या प्रस्तुतिकरण के 5 चरण होते हैं। तो कौन कौन से चरण होते हैं? तो विधानमंडल के सामने प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फिर जो है बजट पर सामान्य चर्चा होती है। 14 दिन का जो है समय होता है, ये चर्चा होती है। फिर अनुदानों पर मांग के लिए वोटिंग होता है। विनियोजन विधेयक पर चर्चा और उसका पारित होना नेक्स्ट चरण है। और वित्त विधेयक पर चर्चा व उसका पारित होना। इस दौरान जो है जब ये अनुदानों पर मांग होता है, यानी वोटिंग ऑन ग्रांट्स जब होता है, और जब ये विनियोग विधेयक पर चर्चा होती है और जब वो पारित किया जाता है, तो उस दौरान जो है मोशन लाए जाते हैं। तो कौन कौन से मोशन हैं, प्रस्ताव कौन कौन से हैं? तो प्रस्ताव होता क्या है? प्रस्ताव जो है एक संसदीय प्रक्रिया का यंत्र होता है, जिसके माध्यम से सदन को किसी विषय पर चर्चा करने के लिए अनुमति दी जाती है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कट मोशन। इसमें अनुदानों की मांग में कटौती की जाती है, जो यह दर्शाता है कि विपक्ष आंशिक रूप से या पूरी तरह से उस मांग से संबंधित नीति से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, फिर आता है पॉलिसी कट। इसमें अनुदान को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाता है, जो यह दर्शाता है कि विपक्ष पूरी तरह से संबंधित नीति से संतुष्ट नहीं है। तो कोई पॉलिसी के लिए जो है बजट आवंटन किया गया, तो उसमें विपक्ष क्या करती है, उसे घटा करके 1 रुपये कर देती है। तो ये मान लिया जाता है कि विपक्ष पूरी तरह से उस नीति से संबंधित नीति से संतुष्ट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो है कुछ जो है फिगर के मार्फत जो है आप देख सकते हैं। जैसे पॉलिसी कट में अनुदान की मांग को 1 रुपये कर दिया गया। फिर जो है यहाँ पर इकोनॉमी कट देखिए, इसमें एक निश्चित राशि अनुदान से घटाई जाती है, जो यह दर्शाती है कि अनुदान की मांग को परिवर्तित किया जा सकता है। मान लीजिए किसी नीति के लिए जो है 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। ठीक है, अब उसमें हम घटा करके हमने कहा 500 करोड़ रुपए, हमने क्या कहा, ये संसद में होगा, 500 रुपये करोड़ जो है घटा दो आप। ठीक है, तो ये निश्चित अमाउंट जो है जब कटता है तो इसे बोलते हैं इकोनॉमी कट। फिर एक होता है टोकन कट। टोकन कट में से अनुदानों से 100 रुपये की कटौती की जाती है। तो 100 रुपये का नोट आप देख रहे होंगे, तो सिर्फ 100 रुपये का कटौती की जाती है। यह सरकार को सदन में शर्मसार करने के लिए लाया जाता है, कुछ विशेष तरह की समस्याओं को उजागर करने के लिए लाया जाता है। तो ये टोकन कट हो गया। अब देख लेते हैं बजट के घटक कौन कौन से होते हैं। तो बजट के घटक जो है कितने प्रकार के होते हैं, उसके सब कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो बजट के 2 घटक होते हैं, एक राजस्व बजट, एक पूंजी बजट।
तो मेन तो दो ही हैं, एक राजस्व बजट और एक पूंजी बजट। राजस्व बजट की बात करें तो ये भी फिर जो है दो भागों में बंटता है, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। ठीक है। और पूंजी बजट को देखें तो ये भी जो है दो भागों में बंटता है, ये पूंजी प्राप्ति और पूंजी व्यय। अब देखिए राजस्व प्राप्ति क्या है कि जो है इससे जो है तो राजस्व बजट से क्या होता है कि एक राजस्व प्राप्ति हो गया और राजस्व व्यय हो गया। यानी राजस्व बजट से एसेट परिसंपत्ति जिसे बोलते हैं, एसेट जो है न तो बढ़ेगा और न ही कम होगा। और डेट यानी ऋण जिसे बोलते हैं देयता जो है डेट, ये भी जो है न बढ़ेगा न कम होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो है पूंजी बजट में क्या होता है, एसेट पर प्रभाव पड़ता है, यानी कम हो सकता है या बढ़ सकता है, और डेट में भी प्रभाव पड़ सकता है। तो एक बार देख लीजिए नोट्स के माध्यम से क्या होता है। बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये बजट जो है वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। बजट को दो भागों में बांटा जाता है, एक राजस्व बजट, इसमें उन पैसों को दिखाया जाता है जो दायित्व या संपत्ति पर प्रभाव डालते हैं, अर्थात दायित्व का बढ़ना या घटना या संपत्ति का उत्पन्न होना या कम होना। ठीक है। और पूंजी बजट में क्या होता है, राजस्व बजट में उन पैसों को दिखाते हैं जो संपत्ति या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालते हैं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। तो अब देखिए राजस्व प्राप्ति के कौन कौन से घटक हैं। जैसे कर जो है किस में आ रहा है, राजस्व बजट में। ठीक है। राजस्व बजट में किस में, राजस्व प्राप्ति में। तो यहाँ पर जो है राजस्व प्राप्ति में ये आ रहा है, तो राजस्व प्राप्ति में कर आ रहा है। कर भी दो प्रकार के होते हैं, यानी एसेट और लायबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस वाले राजस्व प्राप्ति से। ठीक है। और न राजस्व व्यय से जो है कोई प्रभाव पड़ रहा है एसेट और लायबिलिटी में। जैसे प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, टोल टैक्स, उपहार कर, व्यय कर, ये सब क्या है, प्रत्यक्ष कर है। तो ये इससे क्या है, एसेट यानी परिसंपत्ति इससे बनी नहीं बनी। ठीक है। यहाँ पर पैसों को हम जो है परिसंपत्ति में नहीं गिनते हैं। ठीक है ना, मुद्रा को हम परिसंपत्ति में नहीं गिनते हैं। तो यहाँ पर जो है एसेट नहीं बना, क्या डेट बढ़ा, नहीं बढ़ा, तो ये क्या हो गया, ये हमारा राजस्व प्राप्ति हो गया। अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, बिक्री कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, जीएसटी हो गया, मनोरंजन कर हो गया। ठीक है। तो ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष कर। इससे भी हमारे एसेट और लायबिलिटी पर डेट पर जो है कोई असर नहीं पड़ता है, लायबिलिटी ही बोलेंगे। ठीक है। राजस्व प्राप्ति में गैर कर देखें तो निवेश से लाभ, यानी जो निवेश से लाभ हो रहा है, पीएसयू से मिला, जो पीएसयू का हम इन्वेस्टमेंट किए तो उससे जो प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, राजस्व प्राप्ति में काउंट होगा। फिर जो है विदेशी सरकारों से अनुदान शुल्क किस में काउंट होगा, राजस्व प्राप्ति में काउंट होगा। सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है किसी संस्था को जो है ऋण दी है और उस
ऋण के बदले जो है ब्याज जो मिलेगा वो किस में काउंट होगा, राजस्व प्राप्ति में काउंट होगा। तो ये पीटी के प्रश्न बनते हैं, इसमें से कौन प्रत्यक्ष कर है, कौन से अप्रत्यक्ष कर है, या इसमें से कौन कर राजस्व प्राप्ति है, कौन गैर कर राजस्व प्राप्ति है। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। फिर राजस्व व्यय पर देख ले, तो यानी कि जो केंद्रीय योजनाओं यानी कौशल विकास, ठीक है, उस पर जब खर्च हो रहा है तो पूरा केंद्र वहन करती है केंद्रीय योजनाओं में। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एसेट और लायबिलिटी पर असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे मिड डे मील, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये राजस्व व्यय में आएगा। ब्याज भुगतान यानी सरकार ने ऋण लिया और उसके बदले ब्याज पे कर रही है, तो वो कहाँ आएगा, राजस्व व्यय में। वेतन, पेंशन, अर्थ सहाय, ये सब किस में आएंगे, राजस्व व्यय में आएंगे। रक्षा सेवा यानी सैनिकों के जूते, चप्पल, वर्दी पर जो खर्च होता है वो राजस्व व्यय में आएगा। चुनाव का जो खर्च है वो भी जो है राजस्व व्यय में आएगा। राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान भी जो है राजस्व व्यय में आएगा। अब ये पूंजी प्राप्ति क्यों देख लेते हैं, तो ये पूंजी प्राप्ति है, पूंजी प्राप्ति, ये वाला पोर्शन। तो इसमें ऋण और गैर ऋण है। तो ऋण कौन कौन से हैं, तो बाजार इत्यादि से लिया गया जो है उधार जो है वो किस में आएगा, ऋण वाले में आएगा। विदेशी सरकार से लिया गया जैसे बॉन्ड जारी करती है ना गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, पैसे लेती है बाजार से, सरकार लेती है। भाई आप भी जो है कोई प्रोग्राम करते हो, पैसे कम पड़ जाते हैं तो आप ऋण लेते हो, तो उसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लेती है। तो ऋण जो है बाजार इत्यादि से उधार जो लिया गया है। विदेशी सरकार से लिया गया उधार, जैसे जापान गवर्नमेंट से $12 मिलियन जो है उधार लिया गया था। फिर जो है गैर ऋण में जो है पीएसयू का विनिवेश करेंगे, पीएसयू विनिवेश जो है ये गैर ऋण में आ जाएगा। फिर ऋण वापसी जो है विनिवेश नहीं होगा, ये प्राप्ति है ना, तो प्राप्ति में विनिवेश कहाँ करेंगे। पीएसयू का जो प्रॉफिट है वो है, ठीक है, पीएसयू से प्राप्त लाभ जो है वो कहाँ पर आएगा, पूंजी प्राप्ति में। फिर जो है ऋण वापसी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को ऋण दी थी किसी संस्था को और उसने वापस किया, तो वो किस में आएगा, गैर ऋण में और पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत, ठीक है। पूंजी व्यय में देखें तो ये पूंजी व्यय है, तो पूंजी व्यय में कौन कौन से आएंगे, केंद्रीय योजनाएं आएंगे, जैसे न्यू रेल लाइन बिछाना है तो वहाँ पर पूंजी व्यय कर रहा है, तो वहाँ पर एसेट और लायबिलिटी पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो पूंजी बजट होता है उसमें एसेट और लायबिलिटी पर प्रभाव पड़ता है, तो पूंजी व्यय हो रहा है तो क्या है, एसेट हमारा बढ़ रहा है ना, हम न्यू रेल लाइन बना रहे हैं तो एसेट बन रहा है, क्योंकि भविष्य में हमें उससे आय होगा। केंद्र प्रायोजित योजनाएं जैसे PMGSY है, पूंजी व्यय कहीं पर हम किए, मशीन टूल ETC की खरीद किए, भूमि अधिग्रहण किए, ठीक है, ऋण अदायगी किए, तो ये किस में आएगा, पूंजी व्यय में आएगा। अब यहाँ पर रक्षा सेवा जो है, मान लीजिए कोई डिफेंस का कोई उपकरण खरीदे, तो रक्षा उपकरण जो है ये किस में आएगा, पूंजी व्यय में आएगा। और वहीं पर रक्षा सेवा जो है राजस्व व्यय में आएगा, ठीक है, यानी उनके जो सेफ्टी के लिए जो हम खर्च कर रहे हैं पैसे, तो वो राजस्व व्यय में आएगा।
ठीक है। और यहाँ पर रक्षा उपकरण जब खरीदेंगे तो वो पूंजी व्यय में आएगा। तो ये हो गया मेन कंपोनेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बजट के प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो लाइन बजट या पारंपरिक बजट, इस प्रकार की बजटिंग में आय व व्यय का अनुमान बिना लाभ व प्रदर्शन के किया जाता है। इसमें पैसे का आवंटन मंत्रालय के अनुसार किया जाता है। तो मंत्रालय के अनुसार, जैसे शिक्षा मंत्रालय को इतना करोड़ दे दिया, रक्षा मंत्रालय को इतना करोड़ दे दिया, गृह मंत्रालय को इतना करोड़ दिया। तो यहाँ पर जो है पैसे का आवंटन जो है मंत्रालय के अनुसार किया जाता है, ना कि योजना के अनुसार। इसमें धन आवंटन पिछले वर्ष के आवंटन के अनुसार करते हैं, इसलिए हम इसको वृद्धिशील बजटिंग भी कहते हैं। यानी रक्षा मंत्रालय को मान लीजिए इस बार 500 करोड़ दे दिया, ठीक है, तो अगले साल हम जो है 600 करोड़ देंगे, ठीक है। तो ये मंत्रालय के अनुसार हो रहा है और ये वृद्धिशील बजटिंग कहलाता है। प्रोग्राम बजटिंग, प्रोग्राम बजटिंग में क्या होता है, इसमें प्रोग्राम को तवज्जो दी जाती है। इस प्रकार के बजटिंग में व्यय का अनुमान प्रभावशीलता के आधार पर करना शुरू किया जाता है, जबकि प्रदर्शन अभी भी शामिल नहीं होता है। यहाँ पर प्रभावशीलता का मापन मात्रात्मक आधार पर किया जाता है, अर्थात जो मंत्रालय जितना खर्च करेगा उसकी प्रभावशीलता उतनी ही होगी, ठीक है। यहाँ पर वह व्यय पिछले वर्ष के अनुसार ही तय होता है। प्रोग्राम बजट की शुरुआत यूएसए ने किया था। तो लाइन बजट क्या है कि इसमें जो है पैसे का आवंटन मंत्रालय के अनुसार किया जाता है। प्रोग्राम बजट में क्या होता है, प्रभावशीलता देखा जाता है कि जो मंत्रालय जितना खर्च कर रहा है उसके अनुसार जो है पैसे दे दिए जाते हैं। मोटी मोटा 2 पॉइंट ये। प्रदर्शन बजट जो है इसकी शुरुआत भी अमेरिका से हुई थी और भारत ने 1975-76 में लागू हुआ था। इसमें आय व व्यय का अनुमान लागत, लाभ व दक्षता के आधार पर किया जाता है। प्रदर्शन बजट में योजनाओं को क्रियाकलाप में उन छोटे छोटे क्रियाकलापों में प्रोजेक्ट में तोड़ा जाता है और फिर प्रभावी किया जाता है। जैसे हरित क्रांति को क्या हुआ, तो तोड़ा गया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत, और फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो है जीवामृत लाया गया। तो जीवामृत में क्या है वो बताइएगा, क्या गाय का मूत्र है या नहीं है, ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जीरो बजटिंग क्या होता है, तो जीरो बजटिंग जो होता है इसकी भी शुरुआत जो है यूएसए से हुई और भारत में 1987-88 में लागू हुआ। इसमें व्यय का निर्धारण पिछले वर्ष के अनुसार नहीं होता बल्कि शून्य आधार से शुरू किया जाता है। आउटकम बजटिंग, इसकी शुरुआत भारत से ही हुई है और 2005-2006 से 6 में प्रभावी हुआ, 2006 और 7 में लागू हुआ। 2007-8 में प्रदर्शन बजट के साथ सम्मिलित कर दिया गया। यह मंत्रालय के रिपोर्ट कार्ड की तरह प्रयोग में लाया जाता है कि अमुक मंत्रालय ने क्या परिणाम दिए हैं, इसके आधार पर यह तय होता है। एक होता है जेंडर बजटिंग, यानी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जब कोई बजट लाया जाता है तो क्या होता है, उसे हम जेंडर बजटिंग कहते हैं। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से हुई थी और भारत में 2005-2006 में लागू हुआ है। इसमें जेंडर के आधार पर पैसे का निर्धारण किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः महिला सशक्तिकरण के लिए किया जाता है। अब घाटा देख लेते हैं। तो घाटा जो है कि कितने प्रकार से हो सकती है, कौन कौन से हो सकती है। तो जब क्या होता है कि जब हम गवर्नमेंट बजट पेश करती है तो उसमें देखा जाता है कि जो उसका आय है और व्यय है वो कितना रहा, ठीक है। तो उस हिसाब से घाटे का प्रकार तय किया जाता है। तो एक होता है प्राथमिक घाटा,
तो घाटा क्या होता है, जब सरकार का व्यय जो है उसकी आय से ज़्यादा हो जाता है, यानी मान लीजिए 100 रुपये जो है राजस्व प्राप्ति हुई सरकार की और व्यय हो गया रुपये 150, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 50 रुपये जो है घाटा हुआ, तो इसी को हम घाटा बोलते हैं। राजस्व घाटा क्या होता है, तो राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा एक होता है, तो प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा जो है, राजस्व घाटा माइनस राज्यों को दिए गए जो अनुदान होते हैं परिसंपत्ति निर्माण के लिए, तो उसे हम माइनस कर देते हैं। राज्यों को दिए गए अनुदान, जैसे पिछले वित्तीय वर्ष में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कुछ अनुदान निर्धारित किए गए थे, तो वो क्या था, उसे जब हटा देंगे तो प्रभावी राजस्व घाटा मिलेगा हमें। फिर जो होता है बजट घाटा होता है, तो बजट घाटा क्या होता है, बजट घाटा जो होता है वो होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति। ठीक है, तो ये होता है बजट घाटा। एक होता है राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा क्या होता है, कुल व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्ति, कुल राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्ति, ठीक है, तो ये होता है राजकोषीय घाटा। एक होता है प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा जब बजट आ जाएगा तो इस पर दूसरा पार्ट बनेगा वीडियो का, तो उसे आप देखिएगा, तो ये सारे घाटे आपको क्लियर होते जाएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल में ये जान लीजिए क्या कौन कौन से घाटे होते हैं। तो प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस निवल या कुल ब्याज भुगतान, यानी जो हम ऋण लिए ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ऋण लिया उस पर जो ब्याज भुगतान किया तो उसे घटा देंगे, तो प्राथमिक घाटा हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए घाटे के प्रकार, और बजट के प्रमुख घटक जो है हम लोगों ने समझ लिया कौन कौन से होते हैं। ये एक बार ठीक से देखिएगा, और इससे ज़रूर जो है, इस पीपीटी से ज़रूर जो है क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, किसी न किसी एग्ज़ाम में, और उदाहरण दे करके आपसे पूछ लेता है। तो ये अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा जो है वीडियो रिवाइज करके देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ कोशिश करेंगे समझाने की कुछ और नए तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये चार्ट जो है इतना लंबा हो जाता है, बना नहीं पाते हैं, तो इसलिए
कॉपी पेन पर लिखना पड़ा। ठीक है, कोशिश करेंगे फिर कभी जो है और अच्छे तरीके से बताने की। तो बजट जब आ जाएगा तो फिर से नेक्स्ट वीडियो आएगा, इस बजट का ही पार्ट होगा, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। और जो ये सब तमाम घाटे जो आपने देखे, ठीक है, ये सब आप वहाँ पर देखेंगे किस तरीके से कितना है। तो ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। आप सभी लोगों को वीडियो से जुड़ने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। और आप सभी से गुजारिश कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें, फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।